हम लोग सत्ता की साझेदारी चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अब उससे संबंधित 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन आज के क्लास में हम लोग करेंगे। उसके तहत पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली। क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली। अब है कि ऑप्शन में ए में फरवरी 1947, फरवरी 1948, मार्च 1948, मार्च 1947। ये मिला है फरवरी 1948। अब आपसे पूछा जाए फरवरी 1948 में डेट कौन सा हुआ, तो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। श्रीलंका ब्रिटेन का उपनिवेश था और भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। लेकिन 4 जुलाई, ये याद रखेंगे, एक और है 4 जुलाई को अमेरिका को आज़ादी मिली थी। ब्रिटेन से ही अमेरिका को आज़ादी मिली थी 4 जुलाई। मतलब स्वतंत्रता दिवस अमेरिका में 4 जुलाई को मनाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, बेल्जियम कब स्वतंत्र घोषित किया गया। बेल्जियम 1830, 1842, 1836, 1848। देखिए, बेल्जियम को जो घोषित किया गया था 4 अक्टूबर 1830 को किया गया था। 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को, ठीक, बेल्जियम को स्वतंत्र घोषित किया गया था। बट इसे मान्यता प्राप्त हुआ 19 अप्रैल 1839 को। मान्यता कब मिला? 19 अप्रैल 1839 ईस्वी को, ठीक। तो घोषित किया गया, क्वेश्चन में क्या कहा है, घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था? 1830 ईस्वी को, ठीक। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 1830। और पूछे कि इसको कब मान्यता प्राप्त हुई, तो मान्यता प्राप्त हुआ है 19 अप्रैल 1839 को। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा बेल्जियम में बोली जाती थी। बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषा के बारे में हम लोग देखते हैं। फ्रेंच, डच, जर्मन और उपरोक्त सभी। तो हम लोग पढ़े थे क्या कि तीनों भाषाएं बोली जाती है। फ्रेंच, डच, जर्मन, तीनों भाषाएं बेल्जियम में बोली जाती है। फ्रेंच कितना परसेंट? फ्रेंच 40% बोला जाता है और डच 59% बोला जाता है। जर्मन 1%। 1% आबादी जर्मन बोलता है, डच 59% और 40% फ्रेंच बोलता है। तो इसे आप यहाँ से याद कर लेंगे कि कहाँ कितना परसेंट बोला जाता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा से लंका में बोली जाती है। सॉरी, यहाँ से हो गया है, ये हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो श्रीलंका में जो भाषा बोली जाती है, सिंहली होगा या तमिल होगा, अंग्रेजी होगा, उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर होगा उपरोक्त सभी। तीनों भाषाएं बोली जाती है। सिंहली बोला जाता है 74%, तमिल बोला जाता है 18%। 18% पब्लिक जो है वो तमिल बोलता है कुल आबादी का, और 74% सिंहली बोलता है। और अंग्रेजी 8 से 10% आबादी जो है अंग्रेजी बोलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका? उपरोक्त सभी। अब पांचवा क्वेश्चन है, सिंहली भाषा को कब श्रीलंका की राजभाषा बनाया गया था। अब देखिए, श्रीलंका का राजभाषा कब बनाया गया था। श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में।
आज़ादी कब मिली? 1948 में। और 1956 में 1956 में क्या हुआ? इसको राजभाषा बनाया। किसको? सिंहली को। जिसके तहत हम लोग क्या पढ़े थे? 1956 में ही सरकारी नौकरी में सिंहली भाषी को प्राथमिकता दी गई, बौद्ध धर्म को अपना लिया गया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। ये सब 1956 में हुआ था। ठीक। और भारतीय दृष्टिकोण में इसी भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। ठीक है। भाषा के आधार पे जब आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? तेलुगु भाषा का इस्तेमाल होता है आंध्र प्रदेश में। एपी में तेलुगु बोला जाता है। ठीक। एपी में तेलुगु बोला जाता है। तो तेलुगु भाषा के आधार पे राज्य का निर्माण के लिए रामल्लू एक व्यक्ति हुआ करता था। रामल्लू एक व्यक्ति हुआ करता था जो धरना दे दिया था, अनशन पे बैठ गया था और 56 दिन तक ये अनशन रखा था। रामल्लू नाम का व्यक्ति, जिसका फिर अनशन में ही मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 को। इसके मृत्यु के पश्चात उस समय के जो प्रधानमंत्री थे भारत देश का, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे पहला राज्य बनाया। 1 अक्टूबर 1953 को। 1953 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे पहला राज्य बना। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा भाषा के आधार पर बना था? तेलुगु। फिर 53 में क्या बन गया? राज्य पुनर्गठन आयोग हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट देता है। फिर 56 में बहुत सारे राज्य भारत के बनते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर कौन सा भाषा वहाँ पे 56 में, और उससे रिलेटेड है भारत का भी 1956, जो भाषा के आधार पर बहुत सारा राज्य का निर्माण हुआ। अब 6 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बेल्जियम में कितने लोग डच भाषा का प्रयोग करते हैं? अब डच भाषा का प्रयोग तो ये सीधा सीधा वहाँ बताया गया था आपको, कितने लोग हैं डच भाषा का प्रयोग करने वाले। ऊपर भी हम बताया आपको 59% जो है व्यक्ति डच भाषा का प्रयोग बेल्जियम में करते हैं। निम्न में कौन सरकार का अंग है? अब देखिए, निम्न में कौन सा सरकार का अंग है? सरकार का अंग आपको बताया गया था। क्या बताया गया था? सरकार का अंग 3 प्रकार का सरकार का अंग होता है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी। आठ नंबर क्वेश्चन में देखिए, सामुदायिक सरकार का विचार किस देश में सामने आया था? फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, भारत। अब बेल्जियम में हम लोग क्या पढ़े थे? बेल्जियम में पहली बार सामुदायिक सरकार का विचार आया। कहाँ पाया? बेल्जियम में। सामुदायिक सरकार कहते किसे थे? कि कोई भी स्थानीय लेवल पर, चाहे वो एक भाषा बोलने वाला कुछ ही व्यक्ति हो, तो वह अपना एक प्रतिनिधि चुन सकता है, जिसका नाम क्या रखा गया? सामुदायिक सरकार। जिसको पावर क्या दी गई थी? सामुदायिक सरकार को क्या पावर दी गई थी? सामुदायिक सरकार को पावर दी गई थी कि वो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा का संरक्षण करेगा। उसका संरक्षण के लिए वो जो कदम जरूरी होगा वो उठा सकता है। तो उसका काम था सामुदायिक सरकार का। ठीक है। एक भाषा बोलने वाला भी, कम से कम पॉपुलेशन में भी इसका चयन किया जा सकता था, सामुदायिक सरकार का। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेल्जियम। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप, सत्ता की साझेदारी के कितने तर्क दिए गए हैं? अब देखिए, सत्ता की साझेदारी के लिए तर्क दिया गया था कितना प्रकार का? 2, 3, 4, 5। देखिए, तर्क जो है, तर्क 2 ही प्रकार का दिया गया था। ठीक है।
तर्क कितने प्रकार का दिया गया था? 2 प्रकार का। कौन सा? युक्तिपरक और नैतिक। युक्तिपरक और नैतिक, ठीक, युक्तिपरक और नैतिक, ये 2 प्रकार का तर्क दिया गया था। युक्तिपरक में क्या था? लाभ हानि का सोच के आप सत्ता का बंटवारा करते हैं समुदाय के बीच। और नैतिक तर्क ये था कि जितने लोग एक देश में या एक राष्ट्र में रहते हैं, जितना भी समुदाय रहता होगा, सबको समान अधिकार मिले, सबको सरकार में प्रतिनिधित्व करने का हिस्सेदारी मिले, वो नैतिक कहता है। ठीक, ये 2 प्रकार का अपने पास तर्क था और उसके अकॉर्डिंगली ही अभी लोकतंत्र कार्य करता है। दस नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निम्न में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का तर्क है? ये जो अभी 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं सेम है यहाँ पे। कौन सा है? युक्तिपरक, क्वेश्चन है युक्तिपरक, नैतिक, दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आप अभी तुरंत पढ़े थे युक्तिपरक और नैतिक, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, दोनों होगा, युक्तिपरक और नैतिक सत्ता की साझेदारी का तर्क था ये। 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यूरोपीय संघ एवं नाटो का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? अब मुख्य कार्यालय में नहीं फंसना है, मुख्यालय को मुख्य कार्यालय यहाँ लिखा गया है। ठीक है, यूरोपीय संघ एवं नाटो का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, कोलंबो, काठमांडू, जेनेवा। अब देखिए, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, काठमांडू नेपाल का, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इस तरह 4 ऑप्शन आपके पास है। तो यूरोपीय संघ और नाटो के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। ठीक है, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, ये नहीं होगा। अब काठमांडू के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, चूंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो काठमांडू जो है सार्क देश का, दक्षेस का जो है मुख्यालय है। दक्षेस का मुख्यालय है कौन सा? काठमांडू। इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में 8 देश है जो दक्षेस का सदस्य है। 2007 में अफगानिस्तान इसका सदस्य बना था। तो काठमांडू जो है दक्षेस का क्या है? मुख्यालय है। तो ये भी याद रखने लायक है। ठीक है, श्रीलंका का शासकीय धर्म क्या है? श्रीलंका का शासकीय धर्म क्या है? अब 1956 में, जब श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, तो 1956 में वहाँ क्या हुआ? सिंहली समुदाय जो बहुसंख्यक था, उन्होंने सरकार बनाया तो उसके अनुसार उन्होंने धर्म को भी माना कि उसका राजकीय धर्म, शासकीय धर्म क्या होगा। तो उसके तहत ये क्वेश्चन दिया गया है। बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म, इनमें से कोई नहीं। बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया था वहाँ पे। अब जब भारत के लिए पूछे भारत का शासकीय धर्म क्या है, तो आप हिंदू नहीं लिखेंगे, मुसलमान नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। तो भारत किसी धर्मों को नहीं माना है, या कहें कि सभी धर्मों का संरक्षण प्राप्त है भारत में। तो अतः भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन श्रीलंका का कौन सा है? बौद्ध धर्म है। ठीक, तो सिंहली समुदाय बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उन्होंने अपने धर्मों को संरक्षण वहाँ दिया था। तो आंसर हो गया ए। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाती है? अब देखिए, सामाजिक समूह, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो एक तरफ से चलें। सामुदायिक सरकार जो होता था, किसी एक भाषा या किसी एक समाज के लोगों द्वारा चुना जाने वाला सरकार था। सर्वप्रथम इसका जो एग्जाम्पल पेश किया था, कहाँ किया था? बेल्जियम ने किया था। तो यहाँ विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाती है? तो सामुदायिक सरकार कहलाती है। तो
तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक, थोड़ा सा देख लें गठबंधन सरकार। अभी हम लोगों ने चुनाव देखा कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बीजेपी भी चुनाव लड़ा था, फिर उसके बाद कांग्रेस भी, सभी मतलब तृणमूल कांग्रेस, ये 3-4 पार्टियां लड़ी थी इलेक्शन। वहाँ पे पूर्ण बहुमत मिला ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को, तो उन्होंने सरकार बना लिया। तो उसको आप गठबंधन सरकार नहीं बोलेंगे क्योंकि अकेला उनको मेजोरिटी मिल गई थी। लेकिन यदि उनको मेजोरिटी नहीं मिलती और 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती तो उसको क्या बोलेंगे? गठबंधन सरकार। ठीक, तो 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर जब कोई सरकार का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। जैसे अभी भारत देश में है एनडीए की सरकार। एनडीए में बहुत सारा क्या कहते हैं, बहुत सारा पार्टी जो है मिला हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? गठबंधन। संघीय सरकार कहते हैं सरकार चलाने का 2 स्तर होता है, मिनिमम 2 स्तर, ऊपर जितना ज़्यादा हो जाए 3-4 हो सकता है। एक होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार। केंद्र और राज्य। राज्य सरकार भी बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए उनको एकाधिकार होता है, वो कोई भी डिसीजन ले उस पर कोई हस्तक्षेप केंद्र सरकार नहीं कर सकता। अर्थात कुछ पावर जो है राज्य सरकार को होता है जिस पर केंद्र जो है उस पर अधिकार नहीं कर सकता, केंद्र के अंडर वो नहीं रहेगा उस मामले में। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वहाँ की सारा पब्लिक का जो है संरक्षण, मतलब सबको संरक्षण देगा केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसी का एक छोटा रूप भी और है, वो है पंचायती राज या नगर पालिका। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? संघीय सरकार। इसमें 2 या 2 से अधिक स्तर में सरकार कार्य करती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगर पालिका, इस तरह से उसको बोलेंगे संघीय सरकार। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका? सामुदायिक सरकार सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाती है? तो सामुदायिक सरकार कहलाती है। ईलम से क्या अभिप्राय है? देखिए, ईलम एक वर्ड है, तमिल वर्ड है ईलम। ठीक है, तो जब इसका भी एक थोड़ा सा सुन लीजिए, इसका ऑप्शन देखिए, समुदाय, जातीय, सरकार, दल, 4 अर्थ इसका दिया गया है। ईलम जो है जब श्रीलंका में वर्चस्व में आया, सिंहली, ठीक है, ये जब वर्चस्व में आया तो इन्होंने क्या किया? बहुसंख्यक था ये क्या कहा? सब चीज़ में मेरा अधिकार होगा, हमारा धर्म चलेगा। तो तमिल लोग इनका विरोध किया। तमिल जब विरोध किया तो तमिल ईलम वर्ड का इजाद हुआ। तमिल ईलम, तमिल ईलम शब्द का इजाद हुआ। ईलम मतलब सरकार। तो इसका हुआ अलग से हमको भी सरकार बनाना है, तमिल का सरकार होगा अलग से। ठीक, तो इन्होंने ये डिमांड किया था जब ये गृह युद्ध कर रहा था सिंहली सरकार के विरोध में। ठीक, तो ईलम का अर्थ क्या होता है? सरकार। पंद्रह नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विधायिका का कार्य होता है। देखिए, हम लोग 3 प्रकार का पढ़े थे अभी के 3 प्रकार का क्या क्या पढ़े थे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का क्या कार्य होता है? विधायिका का कार्य कानून का निर्माण करना, कानून को लागू करना, कानून का प्रयोग एवं संरक्षण करना, इनमें से कोई नहीं। तो विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। ठीक, विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करना। और कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना। कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करती है। और कानून का प्रयोग एवं संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका क्या करती है? कानून का संरक्षण करती है। ठीक, कानून का संरक्षण करती है। कौन सा? तो न्यायपालिका। इसीलिए संविधान का संरक्षक भी बोला जाता है। संविधान का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। ये भी ध्यान रखना है आपको।
संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आए तो आप लिखेंगे न्यायपालिका। आप ये 15 क्वेश्चन देखे, समझे। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा ये 15 क्वेश्चन। और इससे रिलेटेड और भी वीडियो मैं डालूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, देखें। और यदि आपको कहीं इसमें कोई दिक्कत लगे तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।